सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे आपका व्याख्या कौशल। तो व्याख्या कौशल को पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसको समझने से पहले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ाया है, आप उसको एक बार जरूर जाकर देखें, क्योंकि जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप व्याख्या कौशल को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं कि व्याख्या कौशल यानी कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी कि ये क्यों सिखाया जाता है। ये 5 या 7 मिनट में ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं या क्लास में टीचर जो बताता है, ये बच्चे को क्यों सिखाया जाता है, जो बच्चे बीएड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम व्याख्या कौशल जो है क्यों, कैसे और क्या क्या उत्तर देता है। यानी कि जब आप कोई एसएसटी पढ़ाओ या आप कोई इंग्लिश पढ़ाओ या आप कोई हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो उसमें आपको बच्चे को समझाना होता है। ठीक है, तो आप कैसे समझाओगे? ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला और बच्चे ने समझ लिया। बच्चे को एक एक कंसेप्ट क्लियर करना होता है। यदि बच्चा उस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है या टीचर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, तभी बच्चे को समझ में आएगा। या तो वो उदाहरण के माध्यम से करे या बच्चे को इस तरह से करे कि बच्चा उस जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने जा रहा है वो उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि व्याख्या कौशल जो होती है वो क्यों, कैसे और क्या का उत्तर देता है। यानी कि जब कोई टीचर व्याख्या करता है तो उस व्याख्या के अंतर्गत क्यों, कैसे और क्या ढूंढना पड़ता है, टीचर ढूंढता है। यानी कि बच्चे के मन में भी कोई क्वेश्चन होता है कि भाई ये क्यों आया, ऐसे कैसे हो गया। जैसे आपने मानो कोई छोटी सी कहानी पढ़ाई, तो उस कहानी को समझाने के लिए या उस नाटक को समझाने के लिए या उस पद को समझाने के लिए आप क्यों, कैसे और क्या का उत्तर बच्चे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसका जवाब कौन देता है? व्याख्या को करके टीचर देता है। ठीक है, अब इसमें ये जो व्याख्या कौशल है, इसमें कंसेप्ट यानी कि संप्रत्यय, विचार यानी कि थॉट यानी कि, और तीसरा है आपका घटना यानी कि फिनोमेनन को में ज्ञान की कमी को पूरा करता है। जो इसकी मुख्य जो चीजें हैं, ये जो व्याख्या कौशल है वो आपका संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट जो होता है, विचार यानी कि थॉट यानी कि, और तीसरा घटना, इन आधारों पर ज्ञान की कमी को पूरा करता है जिस बच्चे को इसके संबंध में वो ज्ञान नहीं होता है। ठीक, अब बात आती है, पहले तत्वों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्व, ये 6 तत्व जो दे रखे हैं, तो 6 तत्वों में होता क्या है। पहला है आपका विन्यास प्रेरणा। विन्यास प्रेरणा होता क्या है? इन व्याख्या कौशल को समझने के लिए हमें इन 6 तत्वों की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो विन्यास प्रेरणा, विन्यास प्रेरणा में क्या होता है कि अनुभव और पूर्व घटित जो चीजें होती हैं दैनिक जीवन में हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं, मतलब पता भी नहीं होता कि ये घटना हमसे हमारे साथ घटने वाली है। तो वो जो अनुभव होते हैं, दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं, उनको ये प्रेरित करता है, विन्यास प्रेरणा। ठीक है, सेकंड है आपका विचार व्यक्त करना। तो जब टीचर व्याख्या कौशल को पढ़ा रहा होता है तो उसमें वो नए नए विचारों को डालता है, जिससे कि उस व्याख्या को बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ऐसे विचारों को व्यक्त करता है, वो ऐसी लाइनों का प्रयोग करता है कि जो व्याख्या या जिस टॉपिक से वो व्याख्या पढ़ाने जा रहा है या समझाने जा रहा है वो उसको अच्छे से समझ पाए। तीसरा है वाणी की विविधता। जब टीचर व्याख्या करता है तो वाणी में क्या है कि उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। ठीक है, और एक तो ये आती है, दूसरा है क्या है कि वाणी में यदि कठोरपन होगा या वाणी मधुर नहीं होगी, मतलब बोलने में कानों को प्रिय नहीं लगेगी, तो बच्चा जो है, जो सामने सीट पर बैठा हुआ है, वो बच्चा आपकी व्याख्या को नहीं सुनेगा, ना ही जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको वो ध्यान से सुनेगा। ठीक, अब है अंत्य क्रिया में परिवर्तन। टीचर को क्या करना चाहिए कि बीच बीच में वो क्या करे कि बच्चों को बच्चों की क्या कहते हैं उसको जैसे छोड़ा, एक या दो लाइन पहले वो पढ़ा दिया, फिर उसकी व्याख्या बता दी, उससे संबंध में बच्चों से बीच में क्वेश्चन पूछे कि बच्चों के मन में यदि इस टॉपिक को लेके या इस लाइन को लेके कोई शंका है किसी प्रकार की, तो वो उसका समाधान कर सके। अगला है पाठ की गति। पाठ की गति टीचर को हमेशा कभी धीमी, कभी तेज और कभी मीडियम रखनी चाहिए। उसका कारण ये है, यदि पाठ की गति बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चलती रहेगी तो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा,
और पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी गति यदि बहुत ज़्यादा स्लो होगी तब भी बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो कभी मीडियम कभी तेज, वो उस पाठ के अनुसार पाठ की गति को रखना चाहिए। अगला है व्याख्या समापन। अब इन सबको करने के बाद व्याख्यान का समापन भी होना चाहिए। मतलब पूरी उसने जो 4-5 लाइनें पढ़ाई उसकी व्याख्या कर दी, व्याख्या करने के बाद उसका सार संक्षेप में 2 या 3 लाइनों में उसका निष्कर्ष जरूर दे दिया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं इसके घटक। घटक मैंने बहुत शॉर्ट रूप में लिखे हैं, आप चाहें तो कहीं से भी लॉन्ग रूप में लिख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं पूरा पूरा लिख सकती थी इसको, तो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रूप में ही मैंने इनको लिखा है। जोड़ना यानी कि जो कथन, यानी कि जो पढ़ाने जा रहा है टीचर, तो उन कथनों में कितना आपस में जोड़ा, यानी कि जिन शब्दों का वो प्रयोग करने जा रहा है उनमें वो जुड़ाव है या नहीं है। दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता यानी कि जो लाइनें या जो सेंटेंस यानी कि जो वाक्य प्रयोग किए जा रहे हैं वो स्पष्ट है या नहीं है। तीसरा है निष्कर्षात्मकता, यानी कि जो मैंने पहले भी बताया था कि जब हम किसी का समापन करते हैं, किसी का एंड करते हैं, तो उसका निष्कर्ष जरूर निकल के आना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग, यानी कि व्याख्या जो हो रही है या उसमें ये देखना चाहिए कि जो व्याख्या पाठ पढ़ाया जा रहा है वो उसमें कहीं मुहावरे का प्रयोग, कहीं लोकोक्ति का प्रयोग तो नहीं है। यदि है तो बच्चे को समझाना चाहिए। तारतम्यता यानी कि जो विचार है, जो टीचर विचार दे रहा है या व्याख्या कर रहा है, उन विचारों में या उन कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो एक सेंटेंस कहीं का हो, एक सेंटेंस कहीं का हो, या एक वाक्य कहीं का हो, ऐसा नहीं हो। आपस में वो जो सेंटेंस है वो एक मतलब धारा में चलते हुए होना चाहिए। ठीक है। फिर है असंबद्ध कथनों का अभाव, यानी कि जो कथन है, यानी कि जो लाइनें हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, यानी असंबद्ध, यानी कि कथन उनका अभाव होना चाहिए, वो लाइनें होनी ही नहीं चाहिए। टीचर को ऐसे व्याख्या करे कि वो जो ऐसी लाइनों का अभाव, मतलब ऐसी लाइनों को कम से कम रखने की कोशिश करे, जितनी कम होंगी उतना बढ़िया वो उसमें व्याख्या कर पाएगा। अगला है बीच बीच में प्रश्न पूछना। तो बीच बीच में टीचर को व्याख्या करते समय पर जितनी व्याख्या करती है उससे संबंधित बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में कोई शंका है या कोई समाधान है तो वो उसको आराम से पूछ सके। ठीक, अब इसके बाद आता है हेडिंग। आपने ये सब लिख लिया, ये समझ लिया, उसके ये तत्व तो आपको लिखने नहीं है किसी कॉपी पर, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये 6 तत्व लिए हैं, जैसे कि व्याख्या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मानो आप चार्ट है या कक्षा उपयोगी सामग्री है या जो भी आप चीजें प्रयोग कर रहे हैं इस प्लान को पढ़ाते समय पर। ठीक है। अब बात आती है, ये आपने सारी चीजें समझ ली। अब इसके बाद हम करते हैं कि हमें जो करना है, यानी कि हमें जिस हिसाब से करना है वो हमें कैसे ये प्लान हमें बनाना है। क्रम संख्या, विषय वस्तु, छात्र अध्यापक कथन, यानी कि छात्र छात्राएं क्रियाएं और घटक, ये 4 मुख्य चीजें। इसको आप थोड़ा सा समझ लो, बहुत सिंपल है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर कहूंगी आप प्रस्तावना स्किल की जो है आपके वो वीडियो आप अवश्य देखें। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उस मतलब जो भी हमें प्लान बनाना है, जो भी हमें स्किल बनाना है, उसमें हम ये हेडिंग डालेंगे विषय वस्तु छात्र अध्यापिका, यानी कि विषय वस्तु में हम वो लिखेंगे जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं। वो यहाँ से यहाँ तक हमने छोटा सा पाठ यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद जो टीचर है उसने क्या किया, उसने उसको व्याख्या करके बच्चों को समझाया। उस टाइम तक बच्चे जो है उस चीज को सुनेंगे। ठीक है। जब बच्चों ने सुन ली, सुनने के बाद बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने उससे प्रश्न पूछेगा, यानी कि जो विषय वस्तु उसने पढ़ाई, चाहे वो आपके एसएसटी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, वो आपको यहाँ पर पाठ देना ही पड़ेगा व्याख्या कौशल में। तभी आप उसकी व्याख्या करोगे। उसके बाद उस टाइम तक वो सुनेंगे, उससे संबंधित जब आप व्याख्या बता दोगे, उस व्याख्या को बताने के बाद आप उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। ठीक है। जो विषय वस्तु आपने यहाँ पढ़ दी, उसके बाद आपने उसकी व्याख्या करी, इनको मिलाकर आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे व्याख्या से संबंधित। कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने ये जितना पाठ पढ़ाया है उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं। अब वही बात फिर से आ जाती है कि आप घटकों का प्रयोग कैसे करोगे।
तो घटकों का प्रयोग आपको वैसे ही करना है कि जिस घटक का प्रयोग जहां पर हो रहा हो वही आपको क्रम संख्या लिखनी है। ठीक है, अब जैसे मानो पहला क्वेश्चन आपने बनाया, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, उसमें ये देखो उस क्वेश्चन में मुहावरे का प्रयोग है या नहीं है, तारतम्यता है या नहीं है। मानो मुहावरे का प्रयोग है तो आपने आपने घटक नंबर 4 डाल दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको देखना है कि बीच बीच में टीचर ने प्रश्न पूछा है या नहीं, तो ये 7 नंबर नहीं आएगा क्योंकि टीचर बाद में पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी नहीं पूछ रहा है, बाद में पूछ रहा है, तो ये नंबर नहीं आएगा। स्पष्टता तो होगी होगी, क्योंकि कोई भी कार्य आप करोगे यदि वो स्पष्ट नहीं है तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। सेंटेंस जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक सेंटेंस दूसरे से मेल खाता हुआ होना चाहिए, तो आपका जो घटक है वो इन प्रश्नों पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और आपको यदि समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।